गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठंड काफ़ी है, आप लोग जहाँ पे भी हो अच्छे से रहें, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो चलिए देखते हैं आज एक बार फिर से 11 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का हो, है ना, या एसएससी हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो जिसमें कि करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेशंस। पर्टिकुलरली आप ये है आपसे रिक्वेस्ट कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने हुए रहें, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद जाकर के लेफ्ट कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे ये होता है कि उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। क्या होता है ना कि बहुत सारे आप देखे होंगे यहाँ पे चैनल्स हैं अवेलेबल होंगे, यूट्यूब पे देखे भी होंगे, जो कि एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं ना कि जो चीज़ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं भी है, पर्टिकुलरली वो इंटरेस्ट के दृष्टि से देखने में अच्छा लग रहा है, उसके वजह से पब्लिश करते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इसमें उसी चीज़ को हम कवर करते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलरली इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कहाँ क्या चीज़ पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ छोड़ना चाहिए। तो क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज़ को छोड़ना। पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन क्या छोड़ना है इसको भी फोकस करके चलें। तो उसी को ध्यान में रख करके हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन फ्रंट पे क्या न्यूज़ है। तो देखिए यहाँ पे जो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है पेरू से रिलेटेड है। अब देखिए हम लोग पेरू के बारे में जब बात करते हैं, हम अपने कंट्री के प्रत्यक्ष में कहाँ पे है पेरू, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए जब हम पेरू की बात करते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो देखिए इंडिया यहाँ पे है हमारा कंट्री। और जब पेरू की बात करते हैं तो पेरू देखिए यहाँ पे ये रहा पेरू, ठीक है, ये है पेरू। इसके साइड में इक्वाडोर है, उसके बाद बोलिविया है, चिली है ना, उसके बाद ब्राज़ील है। ये देखिए ये जो कंट्री पड़ते हैं पर्टिकुलरली किस कंट्री, तो ये साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं। और साउथ अफ्रीका में ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना के बाद। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना यानी कि ये जो कंट्री है सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री अगर बात करते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, तो वो ब्राज़ील है। उसके बाद अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के बाद पेरू है। और पेरू को ऐसा माना जाता है यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी रिच है, बट यहाँ के जो पीपल्स हैं वो पुअर हैं। तो इसी को लेकर के आप चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशियन है, तो इसी को लेकर के देखिए इंडिया के किस साइड में है। इंडिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिया देखिए यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन है, इधर से आते हुए फिर जाकर के इंडियन ओशियन, उसके बाद जाकर के यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूरा पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जब बात करते हैं पेरू का जो कैपिटल है, पेरू का कैपिटल क्या है, लीमा है। पेरू का कैपिटल क्या है, लीमा है। और इसके देखिए यहाँ पे इक्वाडोर पड़ता है। ये जो है कौन सा सी के निकट है, ये आपका साउथ पैसिफिक ओशियन के निकट अवस्थित है, ठीक है। और ये यहाँ का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये देखिए जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका देखिए इधर नॉर्थ अटलांटिक, उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशियन, उसके बाद साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी कि ये जो है ये कोस्टल प्लेस पे अवेलेबल है ना, साउथ पैसिफिक ओशियन के पेरू। तो चलिए देखते हैं, ये था इसका ज्योग्राफिकल। अब देखिए इसका इशू क्या है, इसके बारे में जब इशू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ था कुछ दिन पहले, यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुआ था। और प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुआ था तो जो प्रेसिडेंट बने थे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, वो जो थे क्या था, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो उसका नाम क्या था, पेड्रो क्रिस्टलो। और जब उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया किनके द्वारा, तो
वहाँ के जो कांग्रेस थे, जो उनके मतलब देखिए वहाँ पे क्या था ना कि कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं रहने के कारण कोएलिशंस गवर्नमेंट बना। तो जो डिफरेंट टाइप के कोएलिशंस गवर्नमेंट में पार्टीज थे जो इनका सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा इस पे पर्टिकुलरली आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का, और इससे इम्पीचमेंट मांगा गया। इसी को लेकर के क्या हुआ ना कि इनके द्वारा इम्पीचमेंट देने से पहले, ठीक है, ये क्या किए, वहाँ पे तरह तरह के षड्यंत्र रचे, ठीक है, और उनके द्वारा दूसरे कंट्री भागने की बात की गई। और वहाँ पे जो वहाँ के उप राष्ट्रपति थे उस समय के, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया और उसके द्वारा इम्पीचमेंट लिया गया। तो इसी को लेकर के जो वहाँ के पब्लिक थे, तो पब्लिक का जो गवर्नमेंट के प्रति क्या था ना कि विचार था, सोच था, उनका जो एक इन्फ्लुएंस था, वो कहीं ना कहीं पलट गया इन द सेंस जो पब्लिक का कहना था कि जो पहले का जो प्रेसिडेंट थे पेड्रो कैस्टिल्यो, वो सही थे कंपैरिजन टू अभी के जो प्रेसिडेंट है, कौन है, डीना बुलार्ड, एक लेडी प्रेसिडेंट है वहाँ के। तो इनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छे थे, और वो जो थे एक पुअर बैकग्राउंड से थे, और अभी जो है जो गवर्नमेंट है वो क्या है, एक रिच फैमिली से है, और ये लोग कहीं ना कहीं हमारे जो पुअर फैमिली है, पुअर पीपल्स है, उनके बारे में केयर नहीं करते हैं। तो अभी जो सेशंस जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल था 2026 में होने वाला था, यानी कि जो अभी चल रहा है उसका कार्यकाल उनका 2026 तक था। लेकिन पीपल्स का डिमांड क्या है, पीपल्स का डिमांड है कि इनको जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट है उनको हटाया जाए पोस्ट से, और एक बार फिर से इलेक्शंस होना चाहिए, क्योंकि जो इससे पहले पेड्रो कैस्टिल्यो थे वो अच्छे थे, और ये जो है ये अच्छे नहीं हैं। तो इनके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा इस चीज़ को अभी माना गया है, यानी कि 2024 में बोला कि हम कार्यकाल समाप्त करेंगे और फिर से इलेक्शंस होगा। लेकिन वहाँ के पब्लिक अभी भी वायलेशंस कर रहे हैं, और इसी को लेकर के क्या है ना कि वहाँ पे 17 पीपल्स डेड हो गए हैं, यानी कि डेथ हो गए हैं, इसमें मारे गए हैं। तो इसी को लेकर के काफ़ी झड़प हुई है। अब देखिए आने वाले दिन में क्या होता है, वहाँ पे किस तरह से प्रोटेस्ट को कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है यहाँ पे, कहाँ पे, तो पैरों में, है ना। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये यूनियन कार्बाइड ग्रुप के बारे में बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि 2 दिसंबर 1984 को आपको जानकारी होगा कि भोपाल में जो त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस लीक हुआ था, उसके कारण लगभग में 5,295 लोगों की डेथ हो गई थी, और बहुत सारे लगभग में 5,68,292 की पीपल्स क्या हुए, इंजर्स हो गए थे। तो किसके कारण, यहाँ जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीकेज के कारण। आपको पता होगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है वाटर के साथ जब कंबाइंड करता है तो ये क्या होता है, पॉइजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक कर गया था, और जो वायु में वाटर की मात्रा है जिसके कारण क्या हुआ था ना, वो पॉइजन्स का रूप धारण कर लिया था। इसी को लेकर के उस समय 1984 में जो घटनाएं हुए थे, तो उसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया गया, यूनियन कार्बाइड जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसको ऑपरेट कर रही थी उनको। तो जो इनका जिम्मेवारी लिया था, एक पर्सन लिया था, क्या नाम था, वार्डन वाटसन, ठीक है। वो बाद में चल के डेथ कर गए, और उसके बाद जाकर के जब ये इसका केस चला 1989 में, तो इसमें क्या है ना कि जो पब्लिक, जो भी वहाँ के पीपल्स थे वो इफेक्टेड हुए, उसको कहीं ना कहीं रिलीफ देने की बात की गई। और इसी को लेकर के अब जो है बहुत सारे मतलब रिलीफ देने के बाद, ठीक है, लगभग में उस पर 500 करोड़ का रिलीफ देने की बात की गई थी। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि अब जो है ये कंपनी अब इसको कहीं ना कहीं 50 करोड़ अभी तक में पे कर चुकी है, और आने वाले दिन में ऐसा ये इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम अब आगे पे नहीं कर पाएंगे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, और इसी को लेकर के न्यूज़ में एक बार फिर से आया है। आप देखिए क्या इस पर डिसीजंस आता है गवर्नमेंट का, और आगे आने वाले दिन में क्या क्या इस पर इशू देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है जोशीमठ टेम्पल में
पिछले दिन जो घटनाएं हुई थी जो सिमर टेम्पल में लैंडस्लाइड को लेकर के, उसमें जो है जो क्राइसिस हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे जो सुनवाई होने की पॉसिबिलिटी है, कब बताई गई है डेट, 16 जनवरी को। ठीक है, तो इसको लेकर के ये भी अभी निरस्त कर दिया गया, सॉरी ये निरस्त कर दिया गया 16 जनवरी तक के लिए। तो अब देखिए आने वाले दिन में क्या इस पे डिसीजंस आता है। इस पे जो वहाँ के पब्लिक है उसके द्वारा ब्लेम किया गया है कि इस पे जो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ पे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करें, इसके कारण वहाँ पे बहुत सारे इस तरह से इशू देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए जब हम बात करते हैं आगे न्यूज़ की, तो ये पर्टिकुलरली दिल्ली से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो जहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए क्या है कि सिविल सर्वेंट को छोड़ करके जितने भी जहाँ पे गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभा रहे हैं। और इस तरह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में और भी हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। और जो दिल्ली का गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सिस्टम्स है उनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के रूप में देखेंगे और इस तरह से दिल्ली का डेवलपमेंट करेंगे। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एसिड अटैक का केस दिन बाय दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक और इशू आया है एसिड अटैक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि एसिड अटैक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि जो एसिड अटैक हो रहे हैं वो एक पॉइजन्स अटैक के पॉइजन्स अटैक माने जाते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या था ना कि एक 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स थी और जो स्कूल जा रही थी उस पर एसिड अटैक किया गया। ठीक है, और पॉइजन एक्ट के तहत जो उस पर अटैक किया था उसके तहत उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। और इस तरह से उसी के बारे में यहाँ पे सारा चीज़ बताया कि गर्ल्स क्या थी, किस तरह से क्या चीज़ क्लैट का प्रिपरेशन कर रही थी और फैमिली मेम्बर उससे बहुत सारे आशा रखते थे और उसका एग्जामिनेशन होने वाला था, पर्टिकुलरली इसी से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो घटनाएँ हैं लगभग देखने को रेगुलर मिल ही जाते हैं, जो कि सही नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए पर्टिकुलरली आगे जब हम बात करते हैं आगे न्यूज़ की, अब देखिए यहाँ पे जो है ये G20 से रिलेटेड है, G20 से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें बात की गई है जो ट्रैवल अफेयर मिनिस्टर्स हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा डिस्कस किया गया G20 ग्रुप में कि किसको लेकर के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हैं उस पर बात की गई है कि किस तरह से जो मैनेजमेंट है, जो तरह तरह के सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी से लेकर के और क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली किसको, जो फाइनेंशियल इलिटरेट है उसके बाद जाकर के पर्टिकुलरली जो ग्रुप कहीं ना कहीं फिसल रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ को लेकर के, जो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, उनको कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बात की गई है, हम लोग ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे और इस तरह से जो हमारा जो मेन मोटो है, ठीक है, डेवलपमेंट का, वो हम लोग करेंगे। तो ये कहाँ पे थे, ये बांग्ला कन्वेंशन जो सेंटर्स था वहाँ पे क्या कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे सभा को, उसी में ये चीज़ बताई गई है। आप देखिए यहाँ पे असम के द्वारा जो असम स्टेट है वहाँ के ट्रैवल्स के द्वारा एक सेपरेट काउंसिल की डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए हम लोग का जो डिमांड्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जायज़ है और इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है, यदि डिस्ट्रिक्ट एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, कहाँ पे, तो असम में, कौन सा, नॉर्थ चेचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, असम में, तो इस तरह से हम लोग का कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और हम लोग जो है पर्टिकुलरली नॉर्थ चेचर हिल्स जो एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, उसको डीमा हाउसो बना दिया गया। ठीक है, कब, तो 30 मार्च 2010 को। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि हम लोग को एक बार फिर से एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए। इस तरह से यहाँ पे क्या है, 30 ट्राइब्स है, कॉन्स्टिट्यूंस है और 71% जो पॉपुलेशंस है वो क्या है ना कि ये ट्राइब्स बिलोंग करते हैं और इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ये जो ट्राइब्स के द्वारा डिमांड की जा रही है। अब देखिए जब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, अब देखिए यहाँ पे ये घटनाएं जो घटी थी रजौरी में, उसी को डांगरी में, ठीक है, तो अभी तक इसमें जो कौन अटैक किए थे, कौन सा मिलिटेंट ग्रुप अटैक किए थे, अभी तक नहीं जानकारी मिली है। 10 डेज के लगभग आसपास हो गई है, तो इसी को लेकर के अभी प्रशासन के द्वारा सख्त
रूल अपनाए जा रहे हैं, सख्त वहाँ पे की जा रही है जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है शुगर केन्स का जो फार्मर्स हैं, जो उनके यूनियन हैं, उनके द्वारा यहाँ पे एमएसपी की मांग की जा रही है कि जो पिछले साल का एमएसपी था कितना था, तो पिछले साल का जो एमएसपी था 362 पर क्विंटल था, उसको बढ़ा करके 450 पर क्विंटल किया जाए। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। कब करेंगे, तो ये 20 जनवरी से आंदोलन करेंगे, ये बताया गया जो उनके यूनियन हैं, ठीक है, शुगर कैन गन किसान संगठन समिति के द्वारा ये चीज़ बताया गया है। तो इसी को लेकर के है, एक बार फिर से यहाँ पे आंदोलन होने की पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली एक और गवर्नमेंट जो उत्तराखंड है उनके द्वारा यहाँ पे 30% कोटा की बात की गई है। किनको, जो वहाँ के उत्तराखंड के वुमेन्स हैं उनके लिए 30% रिजर्वेशन की कहाँ पे, जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें देने की बात की गई है। इससे जो है जो वुमेन हैं उनके एम्पावरमेंट की बात की गई है। इस तरह से जो रिजर्वेशन होगा, इस तरह से वुमेन का क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं स्टेट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में, वो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बात की गई है और इस तरह से 30% रिजर्वेशन मिलेंगे गर्ल्स वुमेन्स को पब्लिक सर्विस में। इसी को लेकर के ये बात की गई थी। अब देखिए आगे कौन सा न्यूज है पर्टिकुलरली यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखिए एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो ब्लैक बक होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग सांभर या हिरन या हम लोग खरगोश बोलते हैं, उनके बारे में बात की गई कि एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि ये इसके जो जीवन यापन है यहाँ पे चैलेंजिंग बन गया है, जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट में ही सिर्फ पाया जाता है। इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि जो IISC है, इंस्टीट्यूट बंगलोर है, उनके द्वारा ये स्टडी किया गया है और इस तरह से किस तरह से हमें जो इनका जेनेटिक प्रोफाइल है उनको सर्च करना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की बात की जानी चाहिए, ताकि जो इस कॉन्टिनेंट में एक कहीं ना कहीं एक हमारे लिए सही है, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैं उनके तहत इनको प्रोटेक्शंस मिलना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देखिए जो US के एम्बेसडर्स हैं उनके द्वारा फंड दिए जाने की बात की गई है और जो पैगा टॉम्ब है कहाँ पे, हैदराबाद में, उसको एक बार फिर से रिस्टोर करने की बात की गई। तो कितना फंड दिया जाएगा, तो टोटल मिला करके कितना फंड दिया जाएगा, यहाँ पे 25 लाख ग्रांट प्रोवाइड किए जाएंगे US एम्बेसडर के द्वारा और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 से 3 साल इसको रिस्टोर करने में लग जाएंगे। इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जो एडिटोरियल्स हैं, आज जो द हिंदू में एडिटोरियल्स पब्लिश किए हैं वो रशिया और यूक्रेन वार से रिलेटेड हैं। अभी पर्टिकुलरली क्या है ना कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है पिछले 2 वर्षों से, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि रशिया और यूक्रेन से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, रशिया और यूक्रेन वार से, है ना। तो इसके बारे में क्या है ना कि पर्टिकुलरली प्रत्येक दिन न्यूज़ में देते जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये बात की गई है कि देखिए रशिया जो है पर्टिकुलरली एक क्या है ना, सोशलिस्ट कंट्री है और पावरफुल कंट्री है, और दूसरे ओर जो यूक्रेन है वो थोड़ा पुअर कंट्री है कंपैरिजन टू रशिया, ठीक है। और लेकिन अभी भी रशिया कहीं ना कहीं अटैक पे अटैक करते जा रहे हैं, यूक्रेन कहीं ना कहीं एक तरह से बैकफुट पे भी अभी भी खड़े हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। इनके जो सपोर्ट है बैक साइड से अदर कंट्री है लाइक USA, है ना। तो इससे क्या है ना कि देखिए क्या है, यहाँ पे जो क्षति हो रहा है ओवरऑल, जो रशिया हो या यूक्रेन हो, दोनों की क्षति हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा भले ही यूक्रेन का हो, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया की भी हो रही है। तो इससे क्या है ना कि जो अदर कंट्री है उसको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और इससे ये बेनिफिट मिल रहा है, मान लीजिए कि चाइना है, ठीक है, इस चाइना को पावरफुल होने की कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। उसके बाद जा करके रशिया
यूएसए, इनको भी पावरफुल होने का एक ऑप्शंस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, तो यूक्रेन के पीछे नाटो का एक बैकग्राउंड था। जब हम इसको मैप पे देखते हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या है मैप पे, कहाँ पे यूक्रेन है और कहाँ पे रसिया है। तो क्या हुआ था ना कि पर्टिकुलरली यूएसए और रसिया के बीच जो कोल्ड वार चल रहा था, तो उसके बाद जाकर के 1991 में जो रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इसको लेकर के क्या हुआ था कि रसिया का डिवीज़न हो गया था। तो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो इसी से यूक्रेन भी बाहर निकला था। यानी कि यूक्रेन भी कहीं न कहीं पहले रसिया का ही पार्ट था। तो आगे चल के कहीं न कहीं वो अब रसिया से, यानी रूस जो है अभी का रिसेंटली, उनसे अलग होने के बाद क्या हुआ कि वो नाटो का मेंबर बनना चाह रहा था। और नाटो का मेंबर बनने के कारण, ठीक है, रसिया के द्वारा ऐसा कहा गया कि नाटो का मेंबर नहीं बने, ठीक है। यदि अगर वो नाटो का मेंबर बनते हैं तो आने वाले दिन में रसिया का जो सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाटो में जो मेन हेड है वो कहीं न कहीं यूएसए है, और यूएसए और रसिया के बीच क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। इसी को लेकर के यहाँ पे रसिया के द्वारा यूक्रेन को मोर एंड मोर टाइम वार्निंग दिया गया, बट यूक्रेन के द्वारा ऐसा नहीं माना जाने पे यूक्रेन पे अटैक किया गया। तो इसी को लेकर के बात की जा रही है कि किस तरह से हम लोग उस जो अभी जो वर्ल्ड वार चल रहा था, अभी जो मतलब एक तरह से वार चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट पावर, किस तरह से पावर लिमिट है यूक्रेन के पास, फिर भी वो आगे अभी भी इसको काउंटर किए हुए हैं। और उसके बाद जाकर के चाइना इसमें क्या क्या चीज़ अपना बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से नया वर्ल्ड जो है वो क्या क्रिएट हो गए हैं, अभी यूनिलेटरल एक तरह से वर्ल्ड क्रिएट हो गए हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए, जब सेकेंड एडिटोरियल्स की बात करते हैं, सेकेंड एडिटोरियल्स पर्टिकुलरली यहाँ पे जो लिखा गया है, ये हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा लिखा गया है। तो अभी जो यहाँ पे ये बात की गई है जो कल्चर्स है इंडिया का, ठीक है, उनकी पुनर्जागरण के यानी कि रिनाइजेंस की बात की गई है। तो अभी जो काशी तमिल संगम है, इनॉग्रेशंस किया गया, और इस तरह से जो वाराणसी है काशी तमिल संगम में, वहाँ पे एक तरह से नया इनिशिएटिव किया गया था। और इस तरह से वहाँ पे जो तमिल कम्युनिटी है, यानी कि तमिल जो कल्चर है, उनको प्रमोट किया गया है। तो इसी को लेकर के यहाँ सारा चीज़ बात की गई है, किस तरह से हम लोग जो ओल्ड सिटीज़ हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो तमिलनाडु में हो। और इस तरह से तमिलनाडु पीपल के लिए ये क्या है ना कि एक गर्व की बात है, ठीक है। इसी को लेकर के बात की गई है। और उसके बाद ये बताया गया कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, चाहे वो एंशियंट टाइम्स का हो या जो भी क्राफ्टमैन्स है, फिलॉसफी है, एब्सोल्यूटिलिटी है, लिटरेचर्स हैं, जो कि हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले जिसको कि हम लोगों ने डिमोलिश किया गया, जो मुग़ल एम्पायर थे या जो प्रीवियस शासक थे उनके द्वारा, उनको एक बार फिर से हम लोग एक नया मोड़ दे रहे हैं। और इस तरह से तरह तरह के स्कीम, गंगा जल है ना, गंगा जल को, और उसके बाद करके जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, तरह तरह के जो यात्रा से रिलेटेड रिचुअल्स हैं, उसके बाद करके तमिल कम्युनिटी, और उसके बाद जो भी हैं, ठीक है, जो हम लोग पास्ट में हम लोगों के द्वारा नहीं उसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है, हम लोग उसको एक बार फिर से नेटवर्क में लाने की बात कर रहे हैं, और इस तरह से उसको डिजिटलीकरण कर रहे हैं। उसके बाद जाकर के हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, अभी जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी फोकस कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग टेक्सटाइल्स को से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के बाद, उसके बाद हम लोग का जो विजन्स हैं इसको आगे 2047 तक का, उसको हम लोग जो अमृत काल महोत्सव के रूप में देखने की बात कर रहे हैं, उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स पब्लिश किया गया है। सारा चीज़ यही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे का जब न्यूज़ की बात करते हैं, आगे ये देखिए ओपिनियन से रिलेटेड पिछले दिन जब हम डिस्कशंस किए थे, रिमोट इलेक्शंस की बात की गई थी। मतलब कहने का अर्थ कि जो रिमोट इलेक्शंस का डिमांड किया गया था हमारे कंट्री में, ठीक है, कि हम लोग यदि नहीं भी अवेलेबल है, ठीक है, जिस प्लेस पे जहाँ पे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम दूसरे
प्लेस से भी हम किस तरह से वोट दे सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये चीज़ बात की गई है, ओपिनियन दिया गया राइटर के द्वारा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए ये इसके बारे में, इस न्यूज़ के बारे में पिछले दिन भी यहाँ पे बात की गई है, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के, ठीक है, नो सेम सेक्स मैरिज, उसके बारे में यहाँ पे डेटा बताया गया है कि किस तरह से कितना स्टेटस है हमारे कंट्री में जो सेम सेक्स मैरिज है, जो LGBT कम्युनिटी है उनके द्वारा न्यू दिल्ली के स्ट्रीट पे अभी क्या किया गया, इसको लेकर के पेटिशन दायर किया गया, जो कि अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक बार फिर से इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, इसी को लेकर के ये लोग आंदोलन करने पे उतरे हैं। अब देखिए इसके बारे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच अभी क्या है ना कि जो सेटलमेंट है, जो डिवीजन्स हुआ था, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज रात आपको 8 o'clock में या 9 o'clock में आपको इसके रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा डिटेल से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि ये मे बी रिसेंटली जो तेलंगाना है 29 स्टेट बना था, कब, 7 साल पहले, यानी 2014 में, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक नया स्टेट बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। इसके बैकग्राउंड हम बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे। तो उसी को लेकर के क्या क्या इशू है और क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी जो कि जिसका डिविजन्स नहीं हुआ है, इसको लेकर के यहाँ पे ये इशू आया है। हम इसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल से, जो एक इनका इन डेप्थ वीडियो आएगा नाइट में, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। तो और कुछ विशेष नहीं बचा है आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स में, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज हम लोग एक नया वीडियो भी रिलीज करेंगे जो कि काफ़ी डेप्थ में हो गए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो इस तरह से प्रत्येक दिन लाते रहें, कंटिन्यूटी रहें। थैंक यू।